Hi guys, welcome to my channel. In today's class, we will start chapter 2. Name of the chapter is inverse trigonometric function. आज हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे. आज हम इसका इंट्रोडक्शन और कंसेप्चुअल पार्ट स्टार्ट करेंगे. बिफोर प्रोसीडिंग विद द कंसेप्चुअल पार्ट, प्रीवियस सेक्शन में हमने क्या किया था पहले मैं आपको ये बता देता हूँ. प्रीवियस सेक्शन में मैंने पार्ट 15 अपलोड किया था रिलेशन एंड फंक्शन का. और इस पार्ट के साथ हमारे सारे जो एग्जांपल्स है रिलेशन एंड फंक्शन के वो सारे कंप्लीट हो गए थे. तो इस चैप्टर का हमने एक एक क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज और सारे एग्जांपल्स हम इसके कंप्लीट कर चुके हैं. और अब हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर 2. टिल नाउ व्हाट वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3 मैट्रिसेस, चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एंड चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन. अब यूनिट 1 का ये लास्ट चैप्टर है. इसके साथ ही हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी. जैसे हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन और कंसेप्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफी कुछ बेस की अगर मैं बात करूं तो आप पहले पढ़ चुके हो. जैसे ही क्लास 10th में आपने पढ़ा था, क्लास 11th में आपने पढ़ा था, वहीं से हम कैरी करेंगे इस चैप्टर को. जहां तक कंसेप्ट की बात आती है इस चैप्टर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि सब पहला जो कंसेप्ट आता है वो आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर रेंजेस. इनवर्स यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो इनवर्स होते हैं उनकी क्या रेंज होती है. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम सबको पता, वी ऑल आर फैमिलियर विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करता हूं तो फॉर एग्जांपल मैं स्टार्ट कर रहा हूं साइन एक्स से. लेट अस से एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. एंड वी ऑल नो दैट साइन एक्स की जो रेंज होती है वो होती है -1 to 1. तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा एफ एक्स, एफ की जो मैपिंग है वो क्या होती है, वो रियल नंबर टू -1 to 1 होती है. जो रेंज वाला पार्ट है वो आपका सेट बी होता है. और सेट ए में क्या होंगे, सारे रियल नंबर होंगे. अब इसका जो इनवर्स होगा, अब अगर मैं इसके इनवर्स की मैपिंग की बात करता हूं तो अपोजिट हो जाएगा. जैसे कि अगर ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो जो इसका इनवर्स होगा उसकी मैपिंग क्या होगी, B2A. तो B2A का मतलब क्या हो गया, -1 to 1 टू रियल नंबर. ये रियल नंबर है, बोल्ड लेटर में लिखना. ठीक है. अब इस चीज को हम समझते हैं. पहले हम बात करते हैं साइन एक्स एज ए फंक्शन. तो मैं साइन एक्स के मैंने एक साइन एक्स का ये एरो डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख सकते हो. जिसमें मैंने साइन एक्स के जो एंगुलर वैल्यू एंगल्स है वो लिखे हुआ. साइन एक्स एक्स क्या है, ये एंगल्स. तो जो डोमेन वाला पार्ट है वो एंगल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के. और जो रेंज है इसकी, जैसे कि अगर मैं एक्स की जगह π/2 पुट करता हूं तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1. तो साइन 90 के साथ क्या आ गया, 1 आ गया. इसी तरह अगर मैं एक्स की जगह -3π/2 पुट करता हूँ, साइन ऑफ -3π/2. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है. साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा. और साइन 3π/2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ π+π/2. तो ये हो गया π+θ. π+θ का मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया. एंड साइन 180+θ क्या होता है, माइनस साइन थीटा. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा प्लस साइन 90. साइन 180+θ क्या होता है, साइन माइनस साइन थीटा. और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो अगेन ये साइन 90 हो गया. इसका मतलब साइन ऑफ -3π/2 की जो रेंज है वो भी 1 है. तो साइन ऑफ -3π/2 की जो रेंज है वो भी 1 आ रही है. ये बात क्लियर है आपको, ठीक है. अब बात करते हैं साइन 5π/2. एक एंगल मैंने और ले लिया, एक्स की जगह मैं पुट कर रहा हूँ साइन 5π/2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2π+π/2. 2π+π/2. अब देखो 2π यहाँ आता है. 2π में प्लस करोगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओगे. एंड वी ऑल नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल हमारे पॉजिटिव होते हैं. और साइन 2π+θ क्या होगा, साइन थीटा. इसका मतलब ये हुआ कि साइन 5π/2 की भी जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो क्या होगी, 1 होगी. अब आप ये देखो, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. बिकॉज डोमेन डोमेन में जो भी एक्स एलिमेंट है उन सभी की एक डिस्टिंक्ट इमेज है, यानी कि एक से ज्यादा इमेज. फंक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है कि डोमेन में, यानी कि जो फर्स्ट सेट होता है हमारा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबकी इमेज होनी चाहिए. तो देखो सबकी इमेज है, π/2 की भी इमेज है, -3π/2 की इमेज है, 5π/2 की भी इमेज है. और किसी भी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए. तो देखो सभी की एक ही इमेज है, π/2 की इमेज भी 1 है, -3π/2 की इमेज भी 1 है, और 5π/2 की इमेज भी 1 है. तो ये तो क्लियर हो गया कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जो है हमारा, मीन जो साइन एक्स है हमारा वो एक फंक्शन है. विद दिस एरो डायग्राम ये क्लियर हो गया कि ये एक फंक्शन है. अब क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो फंक्शन का इनवर्स तो देखो एग्जिस्ट करता है. अब वो इनवर्स इनवर्स रिलेशन होगा. अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा चैप्टर 1 क्यों हमने चैप्टर 2 से पहले किया था, और मैंने आपको क्यों ये कहा था कि चैप्टर 1
चैप्टर 2 से पहले करना क्यों जरूरी है। अदरवाइज जब मैं ये बातें बोलता तो आपको लगता है कि रट्टाफिकेशन हो रही है। अब आपको पता है, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ रिलेशन एंड फंक्शन में। अगर अभी तक आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो उसका रिकॉर्डिंग एनालिसिस देखने के बाद ही आपको आइडियली इसको करना चाहिए। अब इनवर्स रिलेशन होगा या इसका जो इनवर्स होगा वो इनवर्स फंक्शन होगा, वो किस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है, जो हमारा गिवन फंक्शन है, क्या ये बाइजेक्टिव है, क्या ये वन वन है और ऑन टू है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो अगर मैं वन वन की बात करता हूँ तो ये वन वन फंक्शन, देखो हर एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, तो ये वन वन तो है। क्या ये फंक्शन ऑन टू है? ऑन टू का मतलब क्या होता है कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल होनी चाहिए। कोडोमेन का मतलब सेट टू में जितने भी एलिमेंट है वो कोडोमेन है। तो अगर मैं यहाँ कोडोमेन की बात करता हूँ तो कोडोमेन क्या होगा, -1 0 1। लेकिन अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, रेंज का मतलब जितने एलिमेंट्स की सेट टू से प्री इमेज बनेगी, यानी कि यहाँ पे सिर्फ वन की प्री इमेज है, सिर्फ एक वन ही ऐसा एलिमेंट है सेट टू से जिसकी प्री इमेज है, तो रेंज में सिर्फ वन ही आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है हमारा वो बाइजेक्टिव नहीं है। अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका जो इनवर्स होगा वो इनवर्स रिलेशन होगा, लेकिन इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। अब ये मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। देखो, इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या, इनवर्स का मतलब क्या हो गया, अभी जो आपका एरो डायग्राम था वो ए टू बी था, इनवर्स में क्या हो जाएगा, ये बी टू ए हो जाएगा, ये हो जाएगा बी टू ए। तो ये आपका बी सेट आ गया, देखो -1 0 1, और ये आपका ए सेट हो गया, तो ये हो गया बी टू ए, सेट बी टू सेट ए। अब आप ये देखो, अब ये जो इनवर्स है, क्या ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि जो एरो डायग्राम का जो फर्स्ट सेट होता है उसमें जितने भी एलिमेंट होते हैं सबकी इमेज होनी चाहिए। क्या -1 की इमेज है? नहीं है। 0 की इमेज है? 0 की भी इमेज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 1 की इमेज है, सिर्फ और सिर्फ 1 की इमेज है। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो ये क्या है, इनवर्स रिलेशन। अब यहां से एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं नॉर्मल वे में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करूंगा तो वो मैं फाइंड नहीं कर सकता। आप देख सकते हो, अगर नॉर्मल वे में अगर हम जाते हैं, जैसे कि आप देखो, अगर नॉर्मल वे में हम देखेंगे तो जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका इनवर्स फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। उसका इनवर्स रिलेशन हमें मिलेगा लेकिन इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेगा। तो फिर हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं? अब बात ये आती है, अब देखो आप, अगर मैं अगर मैं जो मेरा डोमेन था वो क्या था, π/2, -3π/2 और 5π/2। अगर मैं इसको कर्टेल कर देता हूँ, यानी कि इसको छोटा कर देता हूँ, इन तीनों में से मैं सिर्फ एक ही एलिमेंट अगर लेता हूँ, जैसे कि π/2। अब आप देखो π/2 की इमेज क्या है, 1। π/2 की इमेज क्या आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है। ठीक है। अब मैं इसका अपोजिट करता हूँ, अपोजिट क्या हो गया, -1 0 1, -1 0 1, और वन की जो इमेज है वो आपकी क्या है, π/2 है। वन की इमेज क्या है, π/2 है। अब ये आपका जो है वो एक इनवर्स फंक्शन है। अब ये जो भी है हमारा फंक्शन वो क्या है, एक इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन है ये आपका। ये इनवर्स फंक्शन क्यों है आपका, कैसे बना? आपने इसके डोमेन को क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया। आपने इसके डोमेन को क्या कर दिया, कर्टेल कर दिया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या समझ में आया यहाँ तक आपको? यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया कि टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर हम नॉर्मल वे में अगर हम ट्राई करेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करना, तो वो नहीं पॉसिबल होगा। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू कर्टेल द डोमेन, हमें डोमेन को कर्टेल करना पड़ेगा, यानी कि उसको छोटा करना पड़ेगा। अब छोटा करने का मतलब क्या है कि जो रिपीटेड एलिमेंट है, जो रिपीटेड पार्ट है उसको आपको हटाना होगा। रिपीटेड पार्ट से मेरा क्या मतलब है कि -3π/2 की इमेज भी 1 आ रही है और 5π/2 की इमेज भी 1 आ रही है, तो ये रिपीट हो रही है इमेज। तो ये जहां इमेज रिपीट हो रही है आपको इसको हटाना होगा, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है, मैनी वन फंक्शन बन रहा है। एक से ज्यादा एलिमेंट की, देखो पहले मैंने बात की थी वन वन फंक्शन की, ये वन वन फंक्शन नहीं है। शायद मैंने आपको गलती से वन वन बोल दिया था, ये वन वन ये मैनी वन फंक्शन है, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज है। वन वन फंक्शन में क्या होता है कि सिंगल एलिमेंट की, हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है, तो ये वन वन फंक्शन है। ये मैनी वन फंक्शन है। और इनवर्स फंक्शन कब इसका एग्जिस्ट करेगा, जब ये आपका वन वन फंक्शन होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको कर्टेल किया,
जैसे ही आपने इसको कर्टेल किया तो ये आपका क्या हो गया, वन वन फंक्शन हो गया। अब इस एलिमेंट की जो है सिंगल इमेज है, सिंगल एलिमेंट और उसकी सिंगल इमेज है। तो हमें क्या करना है, अगर नॉर्मल वे में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लोगे तो उसमें क्या होता है, उसकी इमेज रिपीट रिपीट होती है। रिपीट होने की वजह से वो जो फंक्शन है वो आपका मैनी वन फंक्शन हो जाता है। लेकिन हमें क्या चाहिए, वन वन फंक्शन चाहिए। तो वन वन फंक्शन कब पॉसिबल है, जब हम उसको कर्टेल कर देंगे, यानी कि जो रिपीटेड वाली, जो भी जो रिपीटेड वाला पार्ट है उसको आपको डिलीट करना होगा, उसको आपको हटाना होगा। तो हमने यहाँ पर यही किया। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है आपको, टू फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव टू कर्टेल, हमें छोटा करना होगा डोमेन को। दैट इज टू एलिमिनेट द रिपीटेड वैल्यू एंड टू कीप ओनली दोज वैल्यूज विच ऑन इनवर्स फॉर्म्ड इनवर्स फंक्शन लाइक अबव एग्जांपल। अब इस चीज को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, इसके लिए मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूँ। देखो, अगर मैं साइन एक्स की बात करता हूँ तो साइन एक्स में क्या होता है, जैसे आप ये आप रेड वाला शेड देखो, जो मैं रेड वाला शेड कर, अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो रेंज है, यहाँ पे जो रेंज है वो क्या है, यहाँ पर जो रेंज है वो -1 to 1 है। ये पॉइंट जो है -1 है और ये पॉइंट जो 1 है। इसके बाद अगर आप आगे जाओगे, अब मैं ब्लू कलर से शेड कर रहा हूँ, इसको देखो, आप इसको देखो। इसके बाद जैसे ही -1 to 1 किया, फिर आप आगे जाओगे, फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाएगी। अब अगेन ये वाला पॉइंट क्या है, -1, और ये वाला पॉइंट क्या है, 1 है। इसके बाद फिर आप आगे जाओगे, मैं ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, ये देखो, मैं इसको ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। अब इसमें क्या है, ये -1 है और ये 1 है। इसके बाद फिर आप आगे जाओगे, फिर आप आगे जाओगे, तो ये जिसको मैं ऑरेंज कलर से शो कर रहा हूँ, यहाँ फिर आपका जो रेंज है वो रिपीट हो रहा है। इस पॉइंट पर -1 है, इस पॉइंट पर 1 है। अब अगर आपको इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स का मतलब इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो आपको या तो ये पार्ट कंसीडर करना होगा, या आपको ये वाला पार्ट कंसीडर करना होगा, या आपको ये ग्रीन वाला पार्ट कंसीडर करना होगा, या आपको ये ऑरेंज वाला पार्ट कंसीडर करना होगा। अगर आप रिपीटेड पार्ट लोगे तो कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं मिलेगा। तो यहां पर इस चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमें इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है, तो हमें उसके डोमेन को कर्टेल करना होता है। हमें उसके डोमेन को क्या करना होता है, कर्टेल करना होता है। या तो आप ये वाला पार्ट लो, -3π/2 to π/2, या तो हम इस इंटरवल पर काम करें, या π/2, ये आपका -π/2, या -π/2 to π/2, या हम इस इंटरवल पर काम करें, या π/2 to 3π/2, या आप इस इंटरवल को कंसीडर करो, या 3π/2 to 5π/2, या आप इस इंटरवल को कंसीडर करो। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें उसके डोमेन को कर्टेल करना होता है, जो रिपीटेड पार्ट होता है उसको हमें एलिमिनेट करना होता है, तभी हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन बना सकते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, तो मैंने आपको ये बताया है कि आउट ऑफ दीज इंटरवल्स आपको कोई भी एक इंटरवल लेना होगा अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। या तो आप इंटरवल लोगे -π/2 to π/2, या आप इंटरवल ले सकते हो π/2 to 3π/2, या आप इंटरवल ले सकते हो 3π/2 to 5π/2। समझ में आ रही है बात, किसी भी एक इंटरवल के साथ हमें काम करना है। जैसे -π/2 to π/2 की रेंज भी क्या है, -1 to 1। इस इंटरवल की जो रेंज है वो भी क्या है, -1 to 1। और अगर आप इस इंटरवल को लेते हो तो इसकी रेंज भी क्या होगी, -1 to 1। ठीक है, लेकिन ये है क्या, ये आपका मैनी वन फंक्शन है, बिकॉज एक से ज्यादा डोमेन में जो एक से ज्यादा एलिमेंट है उनकी सेम इमेज आ रही है। इसकी इमेज भी -1 to 1 आ रही है, इसकी इमेज, इस एलिमेंट की इमेज भी -1 to 1 आ रही है, और इस एलिमेंट की इमेज भी -1 to 1 आ रही है। और अगर ये मैनी वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया, इनवर्स ऑफ f विल नॉट एग्जिस्ट। तो हमें क्या करना है, हमें कोई एक इंटरवल लेना है। अब देखो आइडियली जो है इंटरवल तो हमारे पास ऑप्शन में काफी है, जैसे कि आप -3π/2 to -π/2 ले सकते हो, या -π/2 to π/2 ले सकते हो, या π/2 to 3π/2 ले सकते हो, या 3π/2 to आप 5π/2 कंसीडर कर सकते हो। पर आइडियली जो हम इंटरवल लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, -π/2 to π/2। आइडियली जो हम इंटरवल कंसीडर करते हैं उसका एक रीजन है। भाई मैं अगर आपको पूछूं कि भाई sin 3π/2 के साथ आप वर्क करना चाहोगे या sin π/2 के साथ, तो आपका आंसर क्या होगा, sin π/2।
या मैं आपसे पूछूं कि साइन 5 पाई/2 के साथ आप वर्क करना चाहोगे या साइन पाई/2, तो अगेन आपका आंसर होगा साइन पाई/2। तो ये इजिएस्ट वे होता है, या इजिएस्ट कह लो, आउट ऑफ दिस इंटरवल सबसे इजी इंटरवल क्या होता है हमारे लिए काम करने के लिए, -π/2 टू π/2। तो हम जो कंसीडर करते हैं वो किसको करते हैं, -π/2 टू π/2। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो ये वन वन फंक्शन है, ये आपका वन वन फंक्शन है। कैसे वन वन फंक्शन है कि सिंगल एलिमेंट की जो है वो डिस्टिंक्ट इमेज है, एक ही इंटरवल है और सबकी इमेजेस अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपका वन वन फंक्शन है। अगर ये वन वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अगर ये वन वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया? तो कोई भी देखो, मैंने आपको कहा कि इंटरवल तो आप कोई भी पिक कर सकते हो, एनी इंटरवल कैन बी पिक, लेकिन हम -π/2 को क्यों पिक करते हैं? बिकॉज इसके साथ काम करना आसान हो जाता है, इजियर टू कंप्यूट। दैट्स वाई जो हम इंटरवल लेते हैं वो क्या लेते हैं, -π/2 टू π/2। यहां तक सारी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अभी तक आपने क्या समझा कि एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स। हमने एक फंक्शन लिया, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिया, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फिर हमने देखा कि इसकी जो मैपिंग है वो क्या है, हमने इसकी मैपिंग देखी कि रियल नंबर टू -1 टू 1 होती है। फिर हमने देखा कि इसका जो इनवर्स है, इसका जो इनवर्स है वो एक इनवर्स फंक्शन नहीं है। तो अगर हम नॉर्मल प्रोसीजर के साथ जाते हैं तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं था, बिकॉज ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन है इस मैपिंग में ये मैनी वन फंक्शन बन रहा। तो फिर इसको हमें वन वन फंक्शन बनाना पड़ा। अगर हमें इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन के लिए हमने क्या किया, इसके डोमेन को कर्टेल कर दिया, इसके डोमेन को कर्टेल कर दिया। यहाँ तो सारे रियल नंबर थे, लेकिन अब हमने इसके डोमेन में क्या कर दिया, सिर्फ -π/2 और π/2 को रखा, सिर्फ -π/2 और π/2 को रखा। फिर हमने ये देखा कि जो इसका कोडोमेन है, जो इसका कोडोमेन है, आपने क्या देखा कि जो इसका जब जैसे आपने इसको कर्टेल किया तो आपने एक इंटरवल ले लिया -π/2 जिससे क्या हो गया, ये फंक्शन आपका वन वन हो गया। और वन वन फंक्शन होने की वजह से जो इसका इनवर्स है, जो इसका इनवर्स है वो क्या हो गया, एक इनवर्स फंक्शन हो गया। यहाँ पर क्या था, इनवर्स रिलेशन था। इस केस में हमें क्या मिल रहा था, इनवर्स रिलेशन। लेकिन जैसे ही हमने रियल नंबर से इसके डोमेन को कर्टेल कर दिया, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक इंटरवल ले लिया -π/2 टू π/2, तो ये जो फंक्शन है हमारा वो आपका वन वन फंक्शन हो गया। और जिसकी वजह से जो हमारा इनवर्स है वो हमारा इनवर्स फंक्शन बन गया। समझ में आ रही है? तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें उसके डोमेन को क्या करना होता है, कर्टेल करना होता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। और -π/2 टू π/2 जो होती है वो साइन एक्स की क्या होती है, साइन एक्स के इनवर्स फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज होती है। मैंने कहा था ना और भी ऑप्शन है, लेकिन हमने किसको किया था, -π/2 तो यहां तक आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन होता है, साइन एक्स का इनवर्स क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये जो इनवर्स फंक्शन है इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 और क्यों ये रेंज होती है, कैसे बनी, ये सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? रेंज में हम बात करते हैं, रेंज की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं प्रिंसिपल रेंज, और हमें इसी के साथ काम करना है। अब देखो यहाँ पर दो फैमिली होती है, एक होती है साइन फैमिली, एक होती है कॉस फैमिली। जहां तक साइन फैमिली की बात है तो साइन फैमिली में साइन के अलावा और कौन कौन से मेंबर होते हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, और होता है टेन। जहां तक कॉस फैमिली की बात है तो कॉस फैमिली में और कौन कौन से मेंबर होते हैं, जैसे यहाँ साइन का रेसिप्रोकल है या कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। यहाँ टेन है तो यहाँ पर क्या होता है, कॉट। देखो साइन फैमिली में इसके मेंबर में ये दो मेंबर याद रखना तो बहुत ईजी है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। इसी तरह से कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन ना हो ये भी मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। देखो अभी टेन की बात करते हैं तो टेन के न्यूमरेटर में साइन आता है, तो जिसके न्यूमरेटर में वो फैमिली का जो हेड आता है, हेड यहाँ पर कौन है, साइन। तो टेन के केस में साइन न्यूमरेटर में आता है, तो इसका जो मेंबर होगा साइन फैमिली का वो टेन होगा। और कॉस के केस में टेन और कॉट में किसके केस में न्यूमरेटर में कॉस आता है, वो कॉट के केस में आता है। अगर आप कॉट का फॉर्मूला लिखोगे तो ये होगा कॉस बाय साइन। क्या होगा, कॉस बाय साइन। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो आप ये देखो कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, -π/2 अब देखो, अब रेंज की बात करते हैं। आपको ये समझ में आ गया कि साइन इनवर्स एक्स जो फंक्शन होता है उसकी रेंज -π/2 तो जो हेड ऑफ द फैमिली की रेंज होगी, बाकी मेंबर्स की रेंज भी उसी पर सर्कुलेट करती है।
तो कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज भी -π/2 ही होती है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो क्यों नहीं होता? बिकॉज वी नो दैट कोसेक जीरो की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइन होती है। कोसेक जीरो कैसे? देखो, कोसेक जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sin0। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, और आपको पता मैथमेटिकली हम 1/0 को डिफाइन नहीं कर सकते। तो कोसेक इनवर्स एक्स क्या हो गया, -π/2 एक्सेप्ट। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह से टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स जो होता है इसमें क्या होता है, -π/2 टेन इनवर्स एक्स की भी जो रेंज होती है वो, लेकिन ओपन इंटरवल। देखो यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, यहाँ ओपन। क्यों? बिकॉज वी नो दैट टेन π/2 हो या टेन ऑफ -π/2 हो, दोनों की ही वैल्यू नॉट डिफाइन होती है। इसलिए ओपन इंटरवल का मतलब ना -π/2 इंक्लूडेड होगा ना π/2, इसके बीच की वैल्यू इंक्लूडेड होगी। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया कि जो साइन फैमिली होती है, इसमें जो इसके मेंबर्स होता है उनके इनवर्स की रेंज क्या होती है। साइन इनवर्स एक्स की रेंज होती है क्लोज इंटरवल -π/2 कोसेक इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -π/2 एक्सेप्ट जीरो। टेन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है, ओपन इंटरवल -π/2 यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉस फैमिली। अब हम बात करते हैं कॉस फैमिली। तो जहां तक कॉस फैमिली की बात आती है, तो पहले हम बात करते हैं कि कॉस इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है। जैसे साइन इनवर्स एक्स की रेंज -π/2 होती है, वैसे कॉस इनवर्स एक्स की रेंज होती है वो भी 0 to π होती है। कैसे होती है? देखो, कॉस एक्स की भी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब आप देखो कि कॉस जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी वैल्यू -1 कब होती है, कॉस पाई पर -1 होती है, और इसकी वैल्यू 1 कब होती है, cos 0 पर। तो 0 to π जो है इसकी वो रेंज, 0 to π जो है वो इसकी रेंज होती है। रिपीटेड वाला केस हमें लेना नहीं है, इसलिए इसमें जो प्रिंसिपल इंटरवल रहता है वो क्या आता है, 0 to π। तो कॉस इनवर्स एक्स जो फंक्शन होता है, इसकी जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो 0 to π होती है। अब कॉस का इनवर्स क्या होता है, सेक, इसकी भी जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो 0 to π होती है, एक्सेप्ट π/2। इसके बीच में π/2 आएगा वो नहीं लेना है। क्यों? बिकॉज सेक 90 जो होता है, सेक 90 का मतलब क्या हो गया, 1/cos 90। cos 90 का मतलब हो गया 0, तो 1/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। π/2 को छोड़ के सेक इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to π। अब हम बात करते हैं कॉट इनवर्स एक्स की। तो कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल रेंज होती है वो भी 0 to π होती है, लेकिन ओपन इंटरवल। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है, अगर आप इसको, तो अभी तक जो आपने समझा वो क्या समझा, दैट साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। कॉसेक इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 एक्सेप्ट जीरो, बिकॉज जीरो पर नॉट डिफाइन होता है। टेन इनवर्स एक्स नेक्स्ट मेंबर होता है, इसकी रेंज होती है ओपन इंटरवल -π/2 ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसी तरह से मैं सेकंड फैमिली की बात करता हूं। तो ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, 0 to π। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो भी 0 to π होती है, एक्सेप्ट π/2। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो ओपन इंटरवल में 0 to π। क्लियर हो गया? क्यों होता है, कैसे होता है, मैंने एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ये आता है, हमने ये पढ़ा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा, ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के। और कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस ऑफ थीटा के। अब हम ये समझेंगे क्या, क्या इसी तरह से जो होता है वो इनवर्स में भी होता है क्या, साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो भी माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है क्या वो कॉस एक्स के इक्वल होता है। तो चलिए चेक करते हैं। अब आप ये देखो, अब कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि आपको क्या करना है। हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड कर। तो हमने क्या किया, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स। हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को किसके इक्वल रखा, y के। अब साइन इनवर्स को मैं अगर यहाँ शिफ्ट करता हूं तो कैन आई से दैट साइन y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा।
साइन इनवर्स लेफ्ट हैंड साइड में चला गया तो साइन वाई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। माइनस को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन वाई। अब क्या मैं माइनस साइन वाई को साइन ऑफ माइनस वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज वी नो दैट साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो मैं माइनस साइन वाई को लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस वाई। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब आप ये देखो कि माइनस वाई क्या होगा, अगर मैं साइन को यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। फिर माइनस को अगर मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब y जो था हमारा वो था क्या, वो साइन इनवर्स माइनस एक्स था। तो अगर मैं y की जगह इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो कैन आई से दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो इसका मतलब जैसे साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन के इनवर्स फंक्शन में भी यही रूल चलता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो बाकी के फैमिली मेंबर जो है वो भी इसी को फॉलो करेंगे। तो कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये भी माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। सिमिलरली टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है ये भी माइनस टेन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। अब हम बात करते हैं क्या कॉस में भी यही सेम रूल, कॉस इनवर्स में भी यही सेम रूल फॉलो होता है जो कॉस ऑफ माइनस थीटा के केस में होता है। जैसे कि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। तो क्या कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है ये कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, तो चलिए देखते हैं। अब इसको भी सेम वैसे ही करना है आपको, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। अब कॉस इनवर्स यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो कॉस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। फिर ये माइनस यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस कॉस वाई। अब आप इसको कॉस ऑफ माइनस वाई नहीं लिख सकते बिकॉज कॉस ऑफ माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता है। तो फिर किसके इक्वल होगा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो माइनस कॉस वाई को मैंने लिखा कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप ये देखो मैं कॉस को जैसे ही यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा पाई माइनस वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। वाई क्या था हमारा, वाई। तो कैन आई से दैट देखो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, कॉस इनवर्स एक्स। अब जो वाई की वैल्यू थी, वाई की वैल्यू क्या थी, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। वाई किसके इक्वल था, कॉस इनवर्स माइनस एक्स। तो अगर मैं इस वाई की जगह कॉस इनवर्स माइनस एक्स रखता हूं तो इक्वल टू में क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब देखो मैं इस माइनस को यहां शिफ्ट कर रहा हूं और इस वैल्यू को थोड़ा सा मैं इसको आप पहले हटा देता हूं। तो मुझे फाइंड करना है कॉस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो कॉस ऑफ माइनस थीटा का रिलेशन था वही सेम रिलेशन कॉस इनवर्स माइनस एक्स का है, बिल्कुल नहीं है। आप देख सकते हो कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। तो बाकी के जो फैमिली मेंबर है वो भी इसी को फॉलो करेंगे। मतलब सेक इनवर्स जो माइनस एक्स है, यहाँ पे छोटा सा एरर है ये आपको ठीक करना है। यहाँ पर आएगा सेक इनवर्स माइनस एक्स। तो सेक इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, जैसे ये था पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसी तरह से कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब अभी तक हमने क्या समझा, टिल नाउ व्हाट वी हैव स्टडीड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये समझा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स वो किसके इक्वल होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। किसके इक्वल होगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। एंड टेन इनवर्स माइनस एक्स जो है आपका वो इक्वल होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स के। ये तो होगी साइन फैमिली की बात, ठीक है। देन कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के। इसी तरह से सेक इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के। और इसी तरह से जो आपका
कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है, ये होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के। तो यहां तक आपको एक एक चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरह से सारी वैल्यूज होती हैं, किस तरह से प्रिंसिपल रेंज निकाली जाती है। डायरेक्टली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज नहीं निकाल सकते हैं। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद ये रिपीट होना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो ये फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो एक मैनी वन फंक्शन होता है। तो मैनी वन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें इसको वन वन फंक्शन बनाने के लिए हम एक स्पेसिफिक इंटरवल लेते हैं। और स्पेसिफिक इंटरवल में हमने क्या पिक किया था, -π/2 टू π/2। उसका भी रीजन मैंने आपको बताया, बिकॉज इसको कैलकुलेट करना, इसके साथ काम करना ईजी होता है। फिर आपने ये समझा कि देयर आर टू फैमिलीज, एक साइन फैमिली होती है और एक कॉस फैमिली होती है। साइन में साइन का रेसिप्रोकेट होता है कॉसेक, और साथ में होता है टेन। टेन क्यों होता है, टेन की न्यूमरेटर में साइन आता है। इसी तरह से कॉस फैमिली में कॉस, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, और साथ में होता है कॉट, कॉट के न्यूमरेटर में कॉस आता है। ऐसे आपको इसको याद रखना। फिर हमने ये भी समझा कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है, और यही बाकी के मेंबर भी इसको फॉलो करते हैं। लेकिन कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो इक्वल होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर है यहां तक, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका क्लास 12 का पूरा कोर्स है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक जो है आपको वो उसका प्लेलिस्ट लिंक, जितना भी पूरे कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे कोर्स को अपलोड किया हुआ है। यू कैन सी दैट। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। ये आप देख सकते हो, सभी पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट के लिंक है, जिसमें एनसीईआरटी एग्जामिनर सॉल्यूशन, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट के लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे, ठीक है। So guys, this is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class, then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon button so that मैं कोई भी लेक्चर जब मैं अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। Thanks. Have a great day.